हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं, यानी निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले हम ये समझेंगे कि निश्चित समाकलन होता क्या है, यानी डिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। तो डिफिनिट इंटीग्रल समझने से पहले हमने क्या किया है, इसके पहले हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा है। उसके कुछ नियम जो हमें डिफिनिट इंटीग्रल में या पूरे समाकलन में यूज होंगे, उसको पहले ही हमने क्या किया, लगाना सीख लिया है। ठीक है, तो आइए एक बार हम रिकॉल कराते हैं आपको कि इनडिफिनिट मतलब क्या बोलते हैं, इंटीग्रल होता क्या है। आप जानते थे कि ऐसे एक साइन बना होता था जिसे आप इंटीग्रल कहते थे। एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन होता था, डी एक्स बराबर होता था एफ एक्स। एफ एक्स क्या बाबू, एफ एक्स का ये वाला कैपिटल जो एफ एक्स है, वो एफ एक्स जो आपका फंक्शन एफ एक्स है उसका क्या है, समाकलन है, यानी उसका इंटीग्रल होता था। और प्लस सी हम क्या करते थे, अपने से जोड़ देते थे। प्लस सी जो यानी सी एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी। क्या होती थी, कांस्टेंट वैल्यू होती थी जिसका मान क्या होता, निश्चित नहीं होता था। इसीलिए इसे हम क्या कहते थे, पूरे को इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते थे। इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते थे। आज हमको क्या सीखना है, डिफिनिट इंटीग्रल को सीखना है, यानी निश्चित समाकलन को सीखना है। अब निश्चित समाकलन होता क्या है, देखो दोस्त, अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखो, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, बी ऊपर है। ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट, और बी क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, ऐसे ही आप देखें यहाँ पे एफ एक्स है, डी एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स मिला था, वैसे यहाँ पे भी एफ एक्स है, बट यहाँ पे सी नहीं है। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, ए है, और अपर लिमिट क्या है, बी है। अब इसका जब एफ एक्स जो आपका इस्तेमाल में है, इसका समाकलन का एफ एक्स है, उसके बाद हम यहाँ पे लोअर लिमिट के यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ होता है समाकलन, उसमें पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। वही उसका सॉल्यूशन होता है जो हल करने पे प्राप्त होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें हम देख रहे हैं जो फंक्शन एफ एक्स है, उस जो भी अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगने के कारण उसका एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। चलिए कि हम दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं दोस्त, अगर इंटीग्रल हम बी टू डी करें, इंटीग्रल बी टू डी करें, यानी बर्थ, बी स्टैंड फॉर बर्थ एंड डी स्टैंड फॉर डेथ। हम जानते हैं किसी का बर्थ और डेथ, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। उसके बीच में जो भी सफ़र हमारा होता है, सी होता है, यानी चॉइस। सी स्टैंड फॉर चॉइस। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, बी सी डी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी निश्चित है, यहाँ पे डी निश्चित है। ऐसे ही यहाँ पे ए आपका निश्चित है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बी निश्चित है। ठीक है, ये रही बात आपको क्या, कि व्हाट इज इनडिफिनिट इंटीग्रल एंड व्हाट इज डिफिनिट इंटीग्रल, जिसके बारे में हमने आपसे बातें यहाँ पे किया। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नों को किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना इसको हम सीखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है, आप लिमिट से पहचानोगे। यहाँ पे देखो, ये लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है बाबू, π/4 है। अपर लिमिट क्या है, π/4 है। इसको हम i के बराबर मान सकते हैं, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन एक बात और जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को रोक ले बाबू, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, लिख लेते हैं 0 to π/4। यहाँ पर क्या हो गया हमारा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, अंदर करेंगे तो आप जानो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा समाकलन आपका क्या हो जाएगा बाबू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोअर लिमिट रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे अपर लिमिट। ठीक। अच्छा हमने आपको अभी बताया था, ऐसे लिखा था इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एफ इक्वल टू होता था क्या एफ एक्स होता था ऐसे ऐसे a to b, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक। तो अब यहाँ तक हमने काम कर लिया, फिर हमने क्या किया था, कहा था सबसे पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट रखते हैं। तो एफ बी माइनस क्या किया मैंने एफ ए रख दिया ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, पहले क्या करते हैं अपर लिमिट रखते हैं। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से tan π/4 माइनस π/4, देखो पहले अपर लिमिट रखा। ओके ये अपर लिमिट रखा इसी में, ये जो आपका रहा एफ एक्स था, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा बाबू आपका माइनस चिन्ह था, माइनस करना पड़ता है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 0 माइनस 0, tan 0 माइनस 0 हो गया। अब आप tan π/4 का मान 1 होता, माइनस इसका हो जाएगा π/4। ठीक। माइनस tan 0 का मान 0 और 0 का मान 0 था ही, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर आया 1 माइनस π/4 इतना। अगर आप यही उत्तर लिख दोगे तब भी सही है, या एलसीएम लोगे तो आपका यही 4 माइनस π/4 भी लिख सकते हो। शायद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसे हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे ही हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन है हमारा आई बराबर मान लेते हैं। ठीक है। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्या है सवाल है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब सवाल को देखने के बाद हमको कैसे पता चल रहा है कि डिफिनिट इंटीग्रल होगा, इसकी लिमिट से। यहाँ देख रहे हैं 0 है, यहाँ क्या है π/2 है, यहाँ क्या है π/2 है। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है डिफिनिट इंटीग्रल है। तो डिफिनिट इंटीग्रल का जब हमें समझ में आ गया तब इसके बाद इसका जो रूल होगा उसको हमें लगाना पड़ेगा। आइए रूल किसके पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम जानते क्या हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें cos x बराबर कुछ अगर मान लें, cos x बराबर अगर कुछ हम मान लें तो बताओ क्या sin x नहीं मिल जाएगा अवकलन करने पे। हमने आपको जो पीछे पढ़ाया प्रतिस्थापन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें बताया था कि अगर आपका cos x है, cos x का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन क्या होता है sin x होता है माइनस sin x। बताओ यहाँ पे cos x बराबर हमने मान लिया बाबू t। ठीक। cos x बराबर क्या मान लिया हमने t मान लिया। तो जो माना जाता है उस वो मैंने जब आपको पढ़ाया था बताया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक। तो जो माना जाता है उसका क्या किया जाता है अवकलन किया जाता है। और जब भी वो डिफिनिट इंटीग्रल होगा, जब भी वो डिफिनिट इंटीग्रल होगा उस समय क्या होगा आपका, उसका हमें क्या करना पड़ेगा लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करोगे क्या आ जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x अवकलन। ठीक है। dx बराबर हो जाएगा क्या dt। ठीक। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं sin x dx इक्वल टू माइनस dt। हो गया। अच्छा एक चीज़ मैंने बताया क्या, यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज करने के लिए हमने क्या किया है साड़ी बना लेते हैं। क्या करते हैं सीढ़ी बना लेते हैं, यहाँ ऐसे बनाया। ठीक। इसमें लिख लेते हैं फार लोअर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं फार अपर लिमिट। क्या फार अपर लिमिट। ठीक। ध्यान दीजिएगा। ठीक। अगर फंक्शन देखें तो क्या बाबू, चाहे cos x बराबर t लिखो या t बराबर cos x, बात एक ही है। तो हम लिखते हैं t बराबर cos x।
ऐसे ही इसमें भी हमने क्या किया, टी बराबर cos x मान लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी लिमिट बदल के देखते हैं कैसे हल होता है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे लोअर लिमिट हम देखें 0 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर हम क्या करें, x के स्थान पे 0 रखें, cos 0 आएगा। ठीक, cos 0 आया, तो cos 0 ये यहाँ पर हम करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ये अपर लिमिट के लिए है π/2, cos हमारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा t बराबर क्या आया, 1 आ गया। यहाँ पे t बराबर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। cos π/2 का मान 0 होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखा क्या, हमने लिमिट भी चेंज कर लिया है, हमने क्या कर लिया है, इसको मान के इसका अवकलन भी कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे ऐसे किया, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 थी, तो इसके लिए फॉर लोअर लिमिट के लिए t बराबर क्या आया हमारा, 1 आ गया। अच्छा, अपर लिमिट के लिए कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अच्छा, sin x dx बराबर आपका क्या है, -dt, तो माइनस आपका बाहर हो गया, यहाँ पे dt हो गया। ठीक, अपान, और यहाँ पे 1 है, 1 हमने कर लिया, प्लस cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, तो cos x बराबर में t माना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह से प्राप्त हो गया। ठीक, तो हमने पढ़ा है समाकलन में कि इंटीग्रल अगर हमारा क्या हो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx है, तो उसका क्या होता है बाबू, tan इनवर्स x होता है और प्लस c होता है। ऐसा हमने पढ़ा था, फार्मूला होता है। तो हम इसको अब देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर हम करें, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट अगर चेंज कर दें, एक चिन्ह भी हट सकता है। ये प्रॉपर्टी है जो आपको बाद में पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज आप, तो उसमें आपको ये बातें हम करेंगे। प्रॉपर्टी आप इंटीग्रल में ये सब चीज़ें बताएंगे। तो हमने लिमिट को चेंज कर दे रहे हैं, तो ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी आपका 0 से 1 हमने कर लिया। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स x हो गया। क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब हमने क्या किया, dx है। अब tan इनवर्स x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ये समाकलन हो गया ना tan इनवर्स x का। अगर हम एक लाइन इसको करते हैं यहाँ पे, तो प्लस हो जाता है, तो 0 to 1 होता, तो यहाँ पे dt अपान होता 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t, ऐसे करेंगे, ऐसे लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रख देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स का हो जाएगा 0। तो tan इनवर्स 0 का मान हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 का मान हमारा 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, π/4। तो इस तरह से हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, हमारा π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा क्या, जो सवाल था आपका i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे ये जो लिमिट क्या थी, 0 to π/2 थी, है ना। इसलिए हम ये समझ गए कि क्या था, हमारा डिफिनिट इंटीग्रल था। और उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे sin x dx था, और नीचे देख रहे थे cos स्क्वायर x है। तो अगर हम cos x बराबर t मानते, उसका अगर हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस sin x हो जाएगा। तो इसको हमने स्टार जान के लगाया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हम मानते हैं उसी की सहायता से हमें क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्राप्त करना है, क्योंकि वो भी प्रतिस्थापित बोला जाएगा, एक तरह से बोला जाएगा। तो प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट लोअर एंड अपर लिमिट हमें प्राप्त करना है। तो हमने वहाँ पे किया और इसका अवकलन किया, तो sin x dx बराबर dt हमने प्राप्त कर लिया। अब लिमिट भी हमने चेंज किया, देखो कि हमें बताया cos x बराबर t मानो या t बराबर cos x मानो, तो इसमें भी लिख लिया, इसमें भी लिख लिया। अब लोअर लिमिट यहाँ पे 0 थी, इसलिए x के स्थान पे 0 रखा, तो t बराबर बताओ 1 आएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। ऐसे ही हम बात करें अपर लिमिट के लिए, फॉर अपर लिमिट, ओके, तो t इक्वल टू यहाँ पे cos x है, तो t अब यहाँ अपर लिमिट कितना है, π/2 है, उसको भी सब्स्टिट्यूट करना है। हमने यहाँ पे cos π/2 रखा, जब cos π/2 रखें तो cos π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सारी चीज़ों को हमने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या मतलब हुआ, लिमिट भी हमारी सब्स्टिट्यूट हो गई, और एक जहाँ पे हमारा cos x है वहाँ पे t हमने कर लिया, और sin x ds के स्थान में मैंने dt रख दिया था, हमारा कुछ ऐसे आ गया।
अब यहाँ पे क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, एक टॉपिक होता है जो इस चैप्टर के बाद में होता था, हमने उसका यूज कर दिया। हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो आपको मैंने बताएंगे पढ़ाएंगे तो आपको अगर यहाँ पे अगर a to b अगर लिमिट हो कोई फंक्शन आपका f(x) हो, ठीक है, तो आपका यहाँ जब हल किया जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा b to a f(x) dx। मतलब लिमिट को देखो, जब ये लोअर लिमिट को अपर करोगे और अपर लिमिट को लोअर करोगे तो माइनस का साइन लग जाएगा। वही देखो यहाँ पर हुआ है, लोअर लिमिट को हमने अपर किया और अपर लिमिट को लोअर किया तो माइनस आपका प्लस हो गया यार। उसके बाद का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमने मान लिया i बराबर, ओके। ये सवाल हमारा है। अब देखो बाबू, आप देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x है। अगर tan इनवर्स x बराबर आप t मानते हो तो आप जानते हो उसका जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, देखते ही tan इनवर्स x बराबर हमने t मान लिया, ठीक। जब आप tan इनवर्स बराबर t मानोगे तो हमने बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, ये वाली बातें हम समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो हमारा 1/, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा, अब क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है इसलिए यहाँ पे लिमिट भी इसकी चेंज होगी। हमने यहाँ पे इसके लिए क्या किया, एक साड़ी जैसा बना लिया, ठीक है। पहले हम इसमें लिखेंगे फॉर लोअर लिमिट, यह करते हैं फॉर अपर लिमिट, ओके। तो आप बताओ t बराबर ये tan इनवर्स x बराबर t बोलो या t बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ भी लिख लिया हमने t बराबर tan इनवर्स x, यहाँ भी लिख दिया था tan इनवर्स x लिख दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट चेंज करनी है। क्या करनी है, लिमिट चेंज। तो आप यहाँ लोअर लिमिट देख रहे हो 0 है ना, तो अगर आप x के स्थान पे 0 रखोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 यानी t इक्वल टू आ गया 0, ओके। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे अपर लिमिट हमें बदलना है। एक देखो यहाँ दिया, यहाँ 1 रखोगे तो t बराबर क्या मिला हमारा, बताओ π/4 मिल। तो लिमिट भी हमने क्या कर लिया दोस्त, चेंज कर लिया, ठीक। अब सारी चीज़ों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यानी प्रतिस्थापित करते हैं। देखो अब बताओ i बराबर क्या आएगा, इंटीग्रल लिमिट पहले चेंज हो गई है, देखो t आपका 0 है, वहाँ पे अपर लिमिट के लिए यहाँ π/4 है ना। अब बताओ tan इनवर्स x के स्थान पर क्या रखोगे, t लिखोगे तो इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ गया। अच्छा, dx अपॉन 1 प्लस dt है तो यहाँ पे dt रख दिया, ओके। अब आप जानते हो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, आपको मैंने पढ़ाया है, वहाँ बताया है x टू पावर n dx बराबर होता है इंटीग्रल x टू पावर n dx इक्वल टू होता है क्या, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n इक्वल नॉट माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे फार्मूला लगेगा क्या हो जाएगा, t टू पावर n प्लस 1, 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 है 3 हो जाएगा, तो 1/3 बाहर कर लेते हैं, ये आपका ऐसे हो जाएगा 0 to π/4। अब पहले अपर लिमिट रखिए तो 1/3 हो गया, यहाँ पे π³ का क्यूब माइनस 0 हो जाएगा। इसको आप भाग के गुणा कर लीजिए, पाई का क्यूब हो जाएगा 3 × 64 यानी आपका आ जाएगा π³ / 192। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफिनिट इंटीग्रल के सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक। आज के लिए इतना, थैंक यू।